हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले बीएनएसएस के लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन 17 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम सेक्शन 18 पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। सेक्शन नंबर 18 हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बताता है। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, काफ़ी सारे सब सेक्शंस हैं इसमें। आइए देखते हैं कि क्या बताया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। सबसे पहले कहा कि फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल। सो हर एक हाई कोर्ट के लिए, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा हर हाई कोर्ट के लिए। और अगर चाहे तो यहाँ पर मे लिखा हुआ है, तो शैल किसके लिए यूज हुआ है कि एक तो अपॉइंट, एक पीपी या एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपॉइंट करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर मे यूज किया गया है कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन। कोई भी प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, किसी अपील को कंडक्ट करने के लिए, कोई भी अदर प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, एज द केस मे बी। प्रोवाइडेड दैट फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो जब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से कंसल्ट करके फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी उन्हें अपॉइंट करना है वो उस हिसाब से देखेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, यानी कि उनके डिस्क्रिशन पर है, वो करना चाहे कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी पर्पस के लिए, कोई भी केस कंडक्ट करने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी लोकल एरिया में। सबसेक्शन 3 कह रहा है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन पे था कि वो चाहे तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए शैल वर्ड यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर उनका कोई डिस्क्रिशन नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और अगर चाहे तो एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक, provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to PP or additional PP for another district। यानी कि अगर ये एक डिस्ट्रिक्ट के PP या APP हैं, तो ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी यही सेम PP और APP हो सकते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही है। Then subsection 4 says the district magistrate shall in consultation with the session judge। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा से सीआरपीसी में भी इंपॉर्टेंट था और आपके बीएनएसएस में भी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद, तो यहाँ पर वो कंसल्टेशन कर किससे रहे हैं? सेशन जज से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डीएम साहब हैं वो सेशन जज से कंसल्ट करेंगे और एक पैनल ऑफ नेम्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनके, मतलब सुनिए, नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन को प्रिपेयर किया जाता है, और उसमें फिर मतलब जो भी उन्हें लग रहा है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए फिट है, ठीक है, उनके ओपिनियन में, तो इसके लिए वो किया जाता है। कैसे हो रहा है? डीएम साहब जो है वो सेशन जज से कंसल्ट करेंगे, तभी हो पाएगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे सबसेक्शन नंबर 5 पे। सबसेक्शन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? सबसेक्शन नंबर 5 सेज नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स। जब तक कि उसका नाम उस पैनल ऑफ नेम्स में अपेयर नहीं हो रहा है जिसकी बात हम सबसेक्शन 4 में कर रहे हैं, तब तक कि जो है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो पैनल ऑफ नेम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। ठीक है, देन सबसेक्शन 6 सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 5। यानी कि सबसेक्शन 5 में जो कुछ भी लिखा है, नॉटविथस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि सबसेक्शन 5 में जो कुछ भी लिखा है भूल जाओ उसको, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, वेयर इन अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर, जहां पर एक रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का,
द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पीपी ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर। तो जहां पर रेगुलर कैडर है, किसका, जहां पर रेगुलर कैडर मिल रहा है हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का टू बी प्रिसाइज, तो वहां पर जो है फिर पैनल ऑफ नेम्स की जरूरत नहीं है। तभी कह रहे हैं ना कि सबसेक्शन नंबर 5 में जो कुछ भी लिखा है उसे भूल जाइए आप, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस स्टेट में एक रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब वो शैल है, वो बाउंड है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहीं से अपॉइंट करें। ठीक है, देन प्रोवाइडेड that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई सुटेबल पर्सन है ही नहीं उस कैडर में, उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के लिए, द गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पीपी और एडिशनल पीपी एज द केस में बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स। तो भाई अब जब नहीं समझ में आ रहा वहां पर कोई ऐसा सुटेबल नहीं है, कोई बंदा ऐसा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सुटेबल हो, तो वहां पर फिर हम फिर से डीएम के पास, डीएम ने मतलब जो पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर किए थे वहां पर चले जाएंगे और उनसे डिसाइड कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे किसे अपॉइंट करना है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन बताया गया, यहाँ पर बताया गया रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में क्या है। सो मीन्स अ कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एंड विच प्रोवाइड्स प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर कौन है? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एक ऐसा पर्सन है जिसको हम किसी भी नाम से बुलाएं चलेगा, अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसको अपॉइंट किया जाता है, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशल पीपी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एडिशनल पीपी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और सॉरी असिस्टेंट पीपी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पीपी और एन एडिशनल पीपी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 जो भी हम लोग ऊपर पढ़ के आए, ओनली इफ हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसे बंदे की जो एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी होगी अभी तक तो हमने कहीं नहीं देखा कि कहां पर, बस हम ये देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उस अपॉइंटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबिलिटी भी चाहिए होगी। तो वो जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो, 7 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 7 साल का जो है उनके पास एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए। तो ये आपके बेयर एक्ट्स में लिखा होना चाहिए, उसके आगे भी लिखा होना चाहिए, और उसको जितना मार्क कर सकते हो मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे मान लो कोई केस है, कोई स्पेशल केस है या कोई क्लास ऑफ केसेस हैं, मतलब सिमिलर कुछ केसेस हैं, तो वहां पर के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन कोई भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी बनता है जब उनके पास एक्सपीरियंस हो 10 साल का। तो एसपीपी के लिए हमें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और पीपी के लिए हमें 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under the subsection। यहाँ पर ये एक लिबर्टी दे दी गई है विक्टिम को कि सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर अपॉइंट कर दिया गया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ही, मतलब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही उनके वकील रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर वो प्राइवेट वकील भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद आ जाओ सबसेक्शन नंबर 9 पे। अब सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 9 says for the purpose of subsection 7 and subsection 8, subsection 7 and subsection 8 के पर्पस में the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, कोई person है जो as a pleader practice कर रहा है, ठीक है, और has rendered whether before or after the commencement of this सहायता service as a public prosecutor or additional public prosecutor, वो as a लीडर या तो प्रैक्टिस कर रहा है या उसको रेंडर किया जा रहा है एज अ पब्लिक, he has rendered service as a PP or additional PP or assistant PP or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be the period which such person has been in practice as an advocate। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। अब हम आएंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे, जो हमें सबसेक्शन नहीं, जो हमें सेक्शन 19 में देखने को मिलेगा। अब देखो सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या एक से ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ऊपर हम बात कर रहे थे हाई कोर्ट की।
ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन, और अब देखो जहां स्टेट गवर्नमेंट का रोल है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां शैल है एस, और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर मे है। ठीक है, मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उन्हें लगता है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ऐसा कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है कि उन्हें करना ही करना है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। Without prejudice to provisions contained in subsections 1 and subsection 2 where no assistant public prosecutor is available, जहां पर कोई भी public prosecutor available नहीं है for the purpose of any particular case, किसी particular case के लिए कोई public prosecutor, assistant public prosecutor अगर available नहीं है, the district magistrate may appoint, कौन appoint करेगा? district magistrate appoint करेंगे any other person to be the assistant public prosecutor, किसी भी व्यक्ति को वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर घोषित कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं इन चार्ज ऑफ दैट केस, सिर्फ उस केस के चार्ज के लिए। ठीक है, किसी, देखो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए किसी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है, लेकिन आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 days टू द स्टेट गवर्नमेंट। 14 दिन का नोटिस जो है देना पड़ेगा तभी किसी दूसरे व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि एनी पर्सन कह रहा है तो किसी भी व्यक्ति को तभी आप जो है बना सकते हो assistant public prosecutor, provided that no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं है कि किसी पुलिस ऑफिसर को उठा करके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया। इफ दो चीजें यहाँ पर, यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ साफ शब्दों में, तो ये कि पुलिस ऑफिसर एलिजिबल होता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सब्जेक्ट टू दीज टू जो लिमिटेशंस लगा रखी हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, क्या है वो, या रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहो, कंडीशन इज द राइट वर्ड। जो दो कंडीशंस हैं, अगर ये नहीं है तो हम किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, इन दोनों कंडीशंस पर। ठीक, अगर उस व्यक्ति ने, उस पुलिस ऑफिसर ने हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब किसी ऑफेंस की, तब उसने अगर उसमें पार्ट लिया हो तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता, पहली बात। और अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो है तो भी वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, ये बात को याद रखिएगा, लेकिन ये दो कंडीशंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो ना ही उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया हो, ना ही वो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो हो, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको हम बना सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में 12 जो है सबसेक्शंस हैं, उसको भी आज ही हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि हमारा सेक्शन 20 तक तो एटलीस्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास पावर ऑफ कोर्ट्स वाला सिस्टम बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का क्या है। सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। सो द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट, किसी स्टेट में, जिस स्टेट में वो करना चाहे, कंसिस्टिंग ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे और उनके नीचे जो है डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर है, फिर उनके नीचे कौन है, डेप्यूटी डायरेक्टर है, तो डीडी लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर है एज इट थिंग्स विद, एंड डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, और जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ एज मेनी एज, जितना चाहे उतने डेप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं प्रोसिक्यूशन के, जैसा वो थिंक फिट करे। ठीक है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन बताई है कि कौन जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, कब वो एलिजिबल होंगे। तो कब एलिजिबल होंगे, एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के लिए अगर उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर बन सकते हैं, और वो सेशन जज अगर रहे हैं, अगर इन दोनों में से कुछ भी क्वालिफाई वो कर रहे हैं तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो कब बनेंगे, जब उन्होंने 7 साल तक का उनके पास एक्सपीरियंस है, या फिर वो जेएमएफसी रहे हैं। ठीक है, और हैज बीन अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर वो जेएमएफसी रहे। तो आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और या तो वो सेशन जज रहे हैं। दूसरी बात, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर वो जेएमएफसी रहे हैं।
ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। फिर उसके बाद आएंगे हम सबसेक्शन नंबर 3 पे। सबसेक्शन 3 सेज द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जो डायरेक्टोरेट हम बना रहे हैं इसको हेड कौन करेगा? ऑब्वियसली हेड हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ही रहेंगे, हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये किसके अंडर में काम करेंगे? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्री में। फिर आगे आते हैं, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 सेज एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द। अब देखो इसमें वही सबऑर्डिनेशन वगैरह बता रखा है, ये तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि हर डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से नीचे होंगे। वही बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर बता रही थी, वही बात यहाँ पे सबसेक्शन में लिख दी गई है कि सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर और फिर उसके नीचे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब सबसेक्शन 5 को देखो, एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 18 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। भाई सीधी सी बात समझिए कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्योंकि वो हेड है तो वो सबसे ऊपर वही रहेगा, उसके नीचे फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएंगे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? इट सेज एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इसमें भी वही सबऑर्डिनेशन वाली बात कर रखी है, इसको छोड़ रही हूँ। पावर्स एंड फंक्शंस देखो, पावर ऑफ ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कर क्या रहे हैं, करेंगे क्या, इनके पावर और फंक्शन क्या है? तो शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 10 years। तो वो मॉनिटर करेंगे उन केसेस को जहां पर ऑफेंसेस पनिशेबल है 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या फिर डेथ से। टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग्स एंड टू गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स। एक्सपीडिएट का मतलब है कि थोड़ा सा जल्दी करना चीजों को, ठीक है, और या फिर और इनका काम रहेगा कि वो ओपिनियन दें जब अपील्स वगैरह फाइल करी जा रही है। ठीक, फिर सबसेक्शन 8 से द पावर एंड फंक्शंस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। ये तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, डेप्यूटी डायरेक्टर का क्या रोल है या क्या पावर और फंक्शन है? उनका पावर और फंक्शन है शैल बी टू एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट। मतलब वो एग्जामिन करेंगे पुलिस रिपोर्ट को कि कितनी सही है कितनी नहीं है, उसको स्क्रूटनी करेंगे उसकी कितना सही है कितना गलत है, ये सारी चीजें। एंड मॉनिटर द केसेस, और वो केसेस को मॉनिटर करेंगे जो 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल हैं लेकिन 10 साल से कम के लिए पनिशेबल हैं, फॉर एंश्योरिंग देयर एक्सपीडियस डिस्पोजल। यानी कि जितनी जल्दी, एक्सपीडियस का मतलब है थोड़ा सा जल्दी, रैपिड वे में चीजें चले, ठीक है, जल्दी डिस्पोजल हो सके। देन सबसेक्शन 9 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 9 सेज द फंक्शंस ऑफ the functions of assistant director of prosecution shall be to monitor cases in which offenses are punishable for less than 7 years। 7 साल से कम का मामला है तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम आ जाएगा। देन सबसेक्शन 10 says notwithstanding anything contained in सबसेक्शन 7, 8 और 9, कुछ भी लिखा है सबसेक्शन 7, 8, 9 में, हमें उससे मतलब नहीं है। तो डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस संहिता। अभी तक तो हम कह रहे थे कि ये 7 साल से कम देखेंगे, ये 10 साल से कम देखेंगे, ये डेथ का देख रहे हैं, ये उसका देख रहे हैं, लेकिन सबसेक्शन 10 ने क्या कहा? सबसेक्शन 10 ने सारा सुपड़ा साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि 7, 8 और 9 में कुछ भी लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपके डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर होगी हर वो केस डील करने की जो यहाँ पर आपके संहिता में दे रखी है। ठीक, the other powers and functions of director of prosecution and deputy directors of prosecution and the areas for which deputy directors of prosecution have been appointed shall be as such the state government may by notification specify। तो state government जैसा बोलेंगे, अगर कुछ other power और function जो भी उन्हें मतलब देने हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, नोटिफिकेशन से बता सकती है कि भाई तुम्हारे पावर्स के अंदर ये भी आ रहा है, तुमको ये भी फंक्शन करने पड़ेंगे। The provisions of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing the functions of a public prosecutor। जब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो इस सेक्शन के प्रोविजन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चीज उन पर अप्लाई
नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। अब आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत मिलेगी। हम चैप्टर नंबर 3 से देखेंगे क्या चीजें बताई गई हैं, पावर ऑफ फोर्स में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। देखो, मैं बेयर एक्ट से पढ़ाना आजकल मैं यही चाह रही हूँ कि मैं बेयर एक्ट से ही सारी चीजें एक एक चीज अच्छी तरीके से कवर करूँ। बाकी केसेस की बात है तो केसेस के लिए हम एक अलग से सेशन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।